साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। मेरी इस वीडियो श्रृंखला में अभी तक आप देख रहे हैं मेरी कविताएं और मेरी गद्य में लिखी व्यंग्य रचनाएं। इसी में एक नया साहित्यिक रंग जोड़ने के लिए मैंने पिछली बार शुरुआत की थी विचार प्रधान लेखों को शामिल करने की। उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि मेरे हिंदी संबंधी लेखों का जो संग्रह सन 2006 में ग्लोकल हिंदी शीर्षक से प्रकाशित हुआ था किताब घर नई दिल्ली से, उसमें से मैं एक रचना आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उससे पहले अपने कुछ उन मित्रों का नाम मैं लेना चाहूंगा, साथियों परिवारजन का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने मेरे इस कार्य को सराहा है, मेरा उत्साह बढ़ाया है। ऐसे नामों में मुंबई से सविता खरे जी हमारे साथ हैं, लगातार शुरुआत से जुड़ी हुई हैं, लगातार उत्साहवर्धन कर रही हैं। डॉक्टर मनोज दहिया जो मेरे विद्यार्थी रहे हैं श्री राम कॉलेज में और इस समय वे प्राध्यापक हैं और बहुत अच्छे हिंदी और अंग्रेजी अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिमा दीवान मेरे कॉलेज के दिनों के किरोड़ीमल कॉलेज के दिनों के साथी ओम प्रकाश डबास लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे बहुत वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार राजीव मलिक, विशाल शर्मा, कुश सैनी, पूजा झा, शालिनी मौर्य, मेरे बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी राम खेलावन, इन सब का पिछले दिनों में मुझे लगातार सकारात्मक टिप्पणियां मिली हैं, सुझाव मिले हैं और मैं इन सब का आभार व्यक्त करता हूं और सीधे सीधे आता हूं अपने विषय पर, जो है अपनों की मारी हिंदी बेचारी। जी हां, चौंकिए नहीं, हिंदी को जितनी हानि स्वयं हिंदी की रोटी खाने वालों ने पहुंचाई है उतनी किसी अन्य ने नहीं। हिंदी में श्रेष्ठ साहित्य उपलब्ध नहीं, विद्यार्थियों की रुचि कम हो रही है, अंक कम आते हैं, पाठ्यक्रम दैनिक जीवन से असंबद्ध, रोजगार तथा व्यावसायिकता से दूर है, अंग्रेजी विश्व भाषा है, अंग्रेजी बोलने से समाज में सम्मान मिलता है। इस प्रकार के तमाम कथन जो हिंदी को निर्धन और अक्षम साबित करने की कोशिश करते हैं, किसके द्वारा कहे जाते हैं? जी हां, स्वयं हिंदी भाषियों द्वारा। आज विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, किंतु अपने ही देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों में हम हिंदी भाषी ही हिंदी को त्यागने पर तुले हुए हैं। मित्रों, हिंदी को अरुचिकर तथा अलोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक हाथ किसका है जानते हैं क्या आप? यह महान कार्य किया है कुछ हिंदी अनुवादकों, कुछ हिंदी अधिकारियों, पाठ्यक्रम निर्धारक में शामिल कुछ विद्वानों और हिंदी की उत्तर पुस्तिका जांचने वाले कुछ हिंदी परीक्षकों ने। मैं सबके साथ कुछ इसलिए विशेषण लगा रहा हूं कि सभी एक समान नहीं हो सकते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन बहुत से ऐसे साथी जाने अनजाने में हिंदी का कितना हित कर रहे हैं, मैं इस पर आगे चर्चा करूंगा। किशोरावस्था व्यक्ति जीवन का वह पड़ाव है जहां व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र होने लगता है। इस दौरान वह अत्यधिक उत्साह से विद्यार्थी हिंदी विषय को 9वीं से 12वीं कक्षा के बीच चुनता है विशेष अध्ययन के लिए, लेकिन वहां उसका सामना होता है ब्रज और अवधि की भारी भरकम कविताओं से, क्योंकि आज हम ब्रज और अवधि को उतना अधिक प्रयोग नहीं करते जितना आज से 500 साल पहले मध्यकाल में करते थे। इसी प्रकार अज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह जैसे दिग्गज साहित्यकारों की बोझिल और दुरूह रचनाओं से भी उसका वास्ता पड़ता है। व्याकरण के लंबे चौड़े नियम जानने से उसकी हिम्मत पस्त होने लगती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा जो पुस्तकें तैयार की गई व्याकरण आदि की, वे भी क्लिष्टता बढ़ाने का ही काम करती हैं। शिक्षक भी उनसे कन्नी काटते हैं। विद्यालय स्तर पर गद्य पुस्तकों में निर्धारित कुछ पाठ भी इसी अरुचि को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय की ओर अगर हम दृष्टि डालते हैं तो वहां भी हम पाते हैं कि कई कारणों से वहां भी हिंदी को भी वह रोचकता, वह सरसता नहीं मिल पा रही है जिसकी अपेक्षा हम करते हैं। जब तक हिंदी का पाठ्यक्रम विद्यार्थी की आयु, ग्राह्य क्षमता एवं रुचि के अनुकूल नहीं होगा, जब तक हिंदी पाठ्यक्रम सरस, व्यवहारिक और व्यवसायोन्मुखी नहीं होगा, तब तक हिंदी की स्थिति में सुधार कैसे होगा? आप ही सोचिए। हिंदी की उत्तर पुस्तिका जांचने वाले, प्रश्न पत्र बनाने वाले अपनी विद्वता प्रदर्शन से हिंदी का कितना हित कर रहे हैं, यह हम सभी जानते हैं। प्रश्न पत्र ऐसा हो कि विद्यार्थी के पसीने छूट जाएं, तभी तो हिंदी का स्तर ऊंचा होगा। हिंदी परीक्षक अभी भी बरसों पुरानी उसी मानसिकता में जी रहे हैं जिसमें किसी भी स्थिति में निबंध में 10 में से
6 से अधिक अंक नहीं देने, भले ही ऐसा अच्छा निबंध वे स्वयं न लिख पाए इतनी जल्दी। अंक काटना तो वे जैसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। मित्रों, मैं यहाँ बीच में 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। यह मेरा लेख लगभग 20-22 साल पहले लिखा गया था, बहुत पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ, कार्यशालाओं में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, और आज स्थिति सुखद परिवर्तन के साथ यह है कि अब विद्यार्थियों को हिंदी में बोर्ड परीक्षाओं में 10वीं में 12वीं में 100 में से 100 अंक मिलने लगे हैं। 100% अंक हिंदी में मिल रहे हैं। उसमें इस तरह के लेखों की भूमिका है, कार्यशालाओं की भूमिका है, जिनमें लगातार हम परीक्षकों से, शिक्षकों से अनुरोध करते रहे हैं कि आप हिंदी में अंक देने में उदार बनिए, क्योंकि आज अंकों का जमाना है और हिंदी में यदि अंक मिलेंगे तो बच्चे उसको चुनेंगे, अन्यथा उसे 8वीं के बाद पढ़ना छोड़ देंगे। तो ये परिस्थिति बदली है, ये मैं यहाँ बीच में बात अपनी जोड़ना चाह रहा हूँ। इसी प्रकार जिस हीनता और आत्मनिंदा की ग्रंथि से हिंदी भाषी आज ग्रस्त हैं, वह भी किसी रूप में हिंदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। हिंदी भाषी विद्यार्थी अपने को अंग्रेजी भाषी विद्यार्थी से मन ही मन निम्न मान लेता है और अपनी इस हीनता को छुपाने के लिए बहानों की आड़ लेता है। जब तक हम स्वयं हिंदी बोलने लिखने में गर्व महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरे को हिंदी का महत्व कैसे समझा पाएंगे। हिंदी को गौरव और महत्व देने की शुरुआत हमें अपने ही घर अर्थात हिंदी भाषी क्षेत्रों से करनी होगी। अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा की आलोचना करना, उसकी कमियां दिखलाना हिंदी के विकास का लक्षण न होकर खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात ही कहलाएगी। मित्रों, हिंदी को बेचारी बनाया स्वयं हिंदी भाषियों की मानसिक दास्तां ने। जब तक हम अंग्रेजी और पाश्चात्य सभ्यता को श्रेष्ठ मार्गदर्शक तथा प्रतिष्ठित मानते रहेंगे, जब तक हम पाश्चात्य चश्मा लगाकर भारतीय ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और अतीत को देखते रहेंगे, तब तक हिंदी बेचारी ही बनी रहेगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अंग्रेजी और पाश्चात्य सभ्यता का वह चश्मा उतार कर हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति को देखें, जानें और पहचानें। हिंदी का अहित किया है हिंदी भाषियों की वैचारिक दरिद्रता ने। मेरी बातें कुछ लोगों को बहुत कड़वी लग सकती हैं, लगी भी हैं, और मैं झंझोड़ना चाह रहा हूं इन बातों से। आप विचार करें, आत्ममंथन करें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें। हम सब हिंदी भाषी, हिंदी का अहित किया है हिंदी भाषियों की वैचारिक दरिद्रता ने। उनकी मूल चिंतन को त्याग कर अनुवाद पर निर्भर होने की प्रवृत्ति ने। अनुवाद के कारण आज हिंदी एक कृत्रिम भाषा बनती जा रही है, जो अंग्रेजी की बैसाखी पर टिकी है। हिंदी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है अनुवाद से जन्मी है कृत्रिम हिंदी, जिसमें अंग्रेजी वाक्य विन्यास के अंतर्गत हिंदी शब्दों को रख दिया जाता है। बिना मूल की आत्मा को पहचाने, उसके अर्थ को समझे, शब्द के स्थान पर शब्दकोश से चुनकर शब्द को रख देना किसी भी भाषा की सहजता को नष्ट कर देता है। सरकारी कामकाज की भाषा आम आदमी से इतनी दूर क्यों है? क्या इसका यही कारण तो नहीं है? नवीनतम आविष्कारों तथा तकनीक पर हिंदी की श्रेष्ठ मौलिक पुस्तकों की रचना कम होना क्या इस बात का प्रतीक नहीं है कि आज का हिंदी लेखक तथा पाठक चिंतन के धरातल पर कुछ पंगु हो चला है? हिंदी को बेचारी बनाया है हिंदी भाषियों की अतिवादिता ने। हिंदी भाषा एक ओर तो शुद्धता से पूर्ण है और हिंदी भाषी उस शुद्धता की अति करते हुए प्रत्येक शब्द संस्कृत के आधार पर गढ़ते हैं। रेलगाड़ी के लिए लोह पथगामिनी, सिग्नल के लिए आवागमन नियंत्रक या सिगरेट के लिए धूम्रपान दंडिका जैसे शब्दों का निर्माण इसी अतिवादी प्रवृत्ति का परिचायक है। लेकिन दूसरी ओर हिंदी भाषा को सरल और लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचलित हिंदी शब्दों के स्थान पर ढूंढ ढूंढ कर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी इसी अतिवादिता का दूसरा रूप है। हमें दोनों से बचना है। आजकल दूरदर्शन और तथाकथित उच्च वर्ग में प्रचलित इंग्लिश इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। ये दोनों अतिवादी छोर हिंदी का कितना हित कर रहे हैं या उसे बेचारी बना रहे हैं, आज ये किसी से छिपा नहीं है। हिंदी को मारा है हिंदी वालों की गुटबाजी ने, उनके मठाधीशों ने। आज हिंदी भाषी जिस प्रकार की धड़ेबंदी में फंस गए हैं, चाहे विश्वविद्यालय हो या अकादमियां, प्रकाशन संस्थान हो या लेखक, सभी किसी न किसी गुट, दल या वाद की सीमा रेखाओं में कैद होकर रह गए हैं। वे अपनी डफली पर अपना राग अलापते हैं और दूसरों की आलोचना, निंदा या व्याज स्तुति में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। हिंदी को हानि पहुंचाई है हिंदी पुस्तकों के प्रकाशकों ने। आजकल हिंदी में पुस्तकें तो बहुत छप रही हैं, परंतु वे सामान्य पाठक की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। क्यों? पुस्तकों के आसमान छूते दाम। उन्हें पढ़कर पाठक पुस्तक को हाथ में उठाकर देखता है, उसे उलटता पलटता है और हसरत भरी निगाह डालते हुए उसे वापस रख देता है।
समय समय पर होने वाले विश्व पुस्तक मेले के परिणाम इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। आज अधिसंख्य प्रकाशक पुस्तकालय में बेचने के लिए ही पुस्तकें छापते हैं, क्योंकि उन्हें वहां अच्छी कमाई होती है। तो इतने अधिक दाम बढ़ाकर रखना भी हिंदी के प्रकाशकों के द्वारा हिंदी के लिए अहितकर साबित हुआ है। हिंदी के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं हमारे राजनेता। वे अच्छी हिंदी जानते हैं, परंतु उसका प्रयोग तभी करते हैं जब उन्हें अपने क्षेत्र की जनता से वोट लेने हों। चुन लिए जाने या मंत्री बन जाने पर हिंदी का प्रयोग वे अपना अपमान समझते हैं। तब उनके मुखारविंद से देश विदेश में अंग्रेजी के ही फूल झड़ते हैं। मित्रों, इस स्थिति में भी पिछले 6 वर्षों में बहुत बदलाव हुआ है और एक सुखद परिवर्तन है कि आज हमारे नेतागण जो पिछले 6 सालों से सत्ता में हैं, उन्होंने हिंदी को अपनाने में एक गौरव का भाव पूरे विश्व में दिखाया है। चाहे मोदी जी हों, चाहे राजनाथ जी हों, चाहे अमित शाह हों या अन्य नेता हों, उन्होंने पहली बार हिंदी को सम्मान के साथ देश विदेश में प्रयोग किया है और एक बहुत सकारात्मक शुरुआत इस संबंध में की गई है। तो ये लेख में जो मेरे मुद्दे उठाए गए थे आज से 20 साल पहले, अब उनके परिणाम आने लगे हैं। मैं इसको इस रूप में इस लेख की सफलता भी मानता हूं। हमारे राजनेताओं से ही कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं हिंदी फिल्मों के अभिनेता अभिनेत्रियां। फिल्मों में धारा प्रवाह हिंदी में संवाद बोलने वाले इन महानुभावों के किसी साक्षात्कार को देखिए, आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये भारतीय हिंदी फिल्मों के कलाकार हैं या हॉलीवुड के अंग्रेजी के। ऐसी धड़ल्ले से कटाकट अंग्रेजी बोलते हैं। हिंदी को बेचारी बनाया हिंदी वालों की उच्च अपेक्षाओं ने। हिंदी शिक्षक हो या परीक्षक, विद्यार्थियों से उनकी अपेक्षाएं बहुत ऊंची होती हैं। हिंदी के विद्यार्थियों का लेख मोतियों के जैसा सुंदर हो, उसकी वर्तनी की अशुद्धियां बिल्कुल ना हो, बच्चा खूब पृष्ठ भरे, उसे सब उदाहरण, काव्य पंक्तियां, सूक्तियां कंठस्थ हों, आदि आदि। ऐसे में हिंदी का विद्यार्थी बेचारा बन जाता है और हिंदी बन जाती है बेचारी। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि हिंदी का यह हित या अहित जानबूझकर किया जा रहा है या अनजाने में हो रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि हिंदी भाषियों द्वारा हिंदी का यह अहित अधिकतर अनजाने में ही हो रहा है। बहुत कम ऐसे हैं जो जानबूझ के ऐसा करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वे अपने कार्यों, अपने व्यवहार से हिंदी का अहित कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि उनके कार्य, व्यवहार और मानसिकता किस प्रकार हिंदी को हानि पहुंचा रही है। वहीं दूसरी ओर उच्च अधिकारी, प्रशासक तथा नीति निर्धारक पहले तो स्वयं ही अंग्रेजी को छोड़ना तथा हिंदी को अपनाना नहीं चाहते, क्योंकि इससे उनकी श्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और यदि कोई हिंदी प्रेमी उच्च पद पर पहुंचकर हिंदी के लिए कुछ करना चाहता है तो प्रशासन तंत्र का परंपरागत चक्रव्यूह उसे घेर लेता है। उस चक्रव्यूह को तोड़ने के प्रयास में उसका हिंदी प्रेम दम तोड़ देता है और वह विवश होकर सब कुछ देखता रहता है और धीरे धीरे अंग्रेजी में सरकारी कामकाज करने लगता है। आज समय की मांग यह है कि हम सब दूसरों को दोषी ठहराने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमने हिंदी भाषी होते हुए, हिंदी की रोटी खाते हुए हिंदी का कितना हित या अहित किया है। यह भी सही है कि केवल नकारात्मक सोच के सहारे या बुराइयां निकाल कर ही हिंदी को विकसित नहीं किया जा सकता, परंतु आत्मविश्लेषण तथा आत्म परिष्कार से उत्पन्न नव विचार ही हिंदी के लिए कोई सार्थक तथा संगत दिशा दिखा सकते हैं। यह कार्य हम हिंदी प्रेमियों को ही करना होगा। तो आइए आज से ही शुरू करें और हम हिंदी को बेचारी नहीं, हिंदी को सशक्त भाषा विश्व की बनाएं। ग्लोकल हिंदी शीर्षक मेरी इस पुस्तक में जो 2006 में प्रकाशित हुई थी, यह लेख संग्रहित हुआ। अनेक पत्र पत्रिकाओं में यह लेख चर्चित रहा और इसका प्रभाव भी मुझे महसूस हुआ है। तो मित्रों, ये था मेरे साहित्यिक रचनाओं का एक नया रंग, मेरे विचारात्मक लेखों का एक नमूना, एक उदाहरण। ऐसे और भी मैं कुछ रचनाएं आपके बीच में बांटूंगा। तो देखते रहिए साहित्य के रंग, डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। नमस्कार।